नमस्कार, न्यूज़ 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और इस वक्त एक गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज़ 24 के डिप्टी एडिटर और मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका। लेकिन जो हम बात करने वाले हैं वो बेहद गंभीर है। दरअसल मैं दर्शकों को जल्दी से बता दूं कि हिंदुस्तान और नेपाल के बीच इस वक्त जो जारी एक तरह की तनातनी है या फिर सीमा विवाद को लेकर के जिस तरह की अपडेट सामने आ रही हैं वो कतई अच्छी नहीं है इन दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से। क्योंकि एक तरफ जहां नेपाल में आज बाकायदा संसद में एक बिल पास किया गया नए नक्शे को लेकर के, तो उस पर भारत का भी एक सधा हुआ तल्ख जवाब आया है कि ये तर्क संगत नहीं है और आपसी साझेदारी के भी जो एक हमारा एक प्रोटोकॉल है उसके भी कहीं ना कहीं खिलाफ जाता है। इसकी जरा डिटेल मैं आपको देता हूं और इसका असल मतलब क्या है और इसका सिरा दरअसल कहां तक जाता है उस पर जरा हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैं संजीव आपसे ये समझ जाऊंगा कि असल में ये जो पूरा अपडेट है, ये जो गहमा गहमी, ये जो घटनाक्रम चल रहा है, उसको आप कैसे देखेंगे, किस तरह से बयान करेंगे हमारे भारत के पर्सपेक्टिव से और हमारे रिश्तों के पर्सपेक्टिव से? अपने आप में ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हम तमाम भारतवासियों के लिए, क्योंकि चाहे कोई भी पड़ोसी हो, नेपाल के साथ हमें ऐसा लगता था कि उसके साथ तो हमारी मित्रता और हमारी करीबी बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसा कैसे हो गया? सवाल ये है वो देश जहां पर जाने के लिए वीज़ा नहीं लगता, जहां जाने के लिए आपको स्टैंप नहीं लगाना पड़ता अपने पासपोर्ट और वहाँ के लोग भारत में काम करते हैं, हमारे और उनके बीच कहीं कोई मधुर संबंध रहे, कोई बेटी रोटी का रिश्ता जिसे कहा जाता है, सांस्कृतिक साझेदारी है। और साथ ही साथ ये भी है सऊद कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो कतई ज़रूरतों पर आधारित नहीं है, साझा संस्कृति है हमारी, इस कारण से वो आधार बनता है। वैसे में इस खबर का आना कि उन्होंने एक ऐसा मैप का बिल पारित किया है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के 3 इलाकों को अपना बताता है, और उसके बाद ये भी कह देना कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले वो सारे कार्य कर देना जहां से बातचीत नहीं होती है। आप संसद में बिल मतलब जिसको कहते हैं क्लोजिंग द डोर्स, और अपने आप को आपने एक कोने में ऐसा ठेल दिया कि अब आप वहां से निकलेंगे कैसे? आपने जब संसद में पारित कर दिया तो नेगोशिएशन का जो स्पेस होता है, बातचीत का जो एक जगह होती है, वो तो आपने खत्म कर दी। तो ऐसे में अब नेपाल से हम क्या उम्मीद करें? तो भारत का जो जवाब आया है वो अपने आप में अहम है। मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझसे बता पाएं। देखिए, भारत ने 3 बातें जो कही, आपने भी बताया कि ये इलॉजिकल है, क्योंकि आप आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीके से अपने मैप को एनलार्ज कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। इसको आर्टिफिशियल कार्टोग्राफिक एसर्शन कहा गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। दूसरा ये है कि आप ये अनटेनेबल है, ये अनटेनेबल मतलब ये कि इस विश्वसनीय नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको आप कहीं डिफेंड कर सकते हैं। और वो इसलिए कहा गया है सऊद कि उन्होंने एक तरफ तो संसद में ये पारित किया और दूसरी तरफ उन्होंने एक कमीशन गठित किया है, और वो कमीशन ये तय करेगा कि तथ्य क्या है क्या तथ्य क्या है जो साबित करते हैं कि ये 3 इलाके। आपने फैसला भी सुना दिया और उस पर जांच बाद में कर रहे हैं। लिम्पियादुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल के हिस्से कैसे हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक कमीशन बैठाई गई है, और उसकी अभी कोई फाइंडिंग आई नहीं, लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने लगा दिया आपने। तो ये संबंधों को बेहतर करने की दिशा में तो कोई प्रयास नहीं माना जा सकता। इसमें सवाल दरअसल एक अहम जो है, मुझे लगता है मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप देखिए विदेश मामलों में लगातार अपनी जो है नज़र रखते हैं। ऐसे में आप ये ज़रूर बेहतर बता पाएंगे कि आखिर क्या ऐसा हो गया कि इस तरह की स्थिति आ गई और इसका सिरा कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि यही समझना ज़रूरी है। क्योंकि नेपाल का दरअसल ये नेचर रहा नहीं है, ये चरित्र रहा नहीं है। देखिए, कोई भी जो डेवलपमेंट होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो आसपास के डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। आज की तारीख में भारत और चीन के संबंध सीमा विवाद को लेकर तल्ख हैं। क्या हम उस विवाद से इसको जोड़कर देख सकते हैं? और अगर हम जोड़कर देख सकते हैं तो आप पाएंगे कि पूर्वी लद्दाख में जो वेस्टर्न सेक्टर है, उसका पूर्वी लद्दाख का हिस्सा, वहाँ तनाव चल रहा है। आज भी हमारी सेना पैगोंग सौ लेक कह लीजिए, गलवान वैली कह लीजिए, डेमचौक कह लीजिए या दौलत बेग ओल्डी कह लीजिए, यहाँ पर आमने सामने हैं। और वहाँ से कुछ दूर आप इस तरफ आएँ सेंट्रल की तरफ, तो आप पाते हैं कि लिपुलेख के ऊपर एक बहस शुरू हो चुकी है। बिल्कुल नेपाल की तरफ से शुरू किया गया। और लिपुलेख कौन सा जगह है? वो लिपुलेख वही है जहां से 1962 में सैनिक घुसे थे और उन्होंने बहुत नुकसान किया था। उसी लिपुलेख को कहता है नेपाल कि हमें दे दो,
हम अपनी सामरिक जो तैयारी है उसको इतना कमजोर कर लें। और पीछे चलिए सिक्किम की तरफ, आप पाएंगे वहां नाकुला दर्रा है, उसकी भी मांग कर दी है और वहां पर भी डिस्टर्बेंस चाइना क्रिएट कर रहा है। ये सब सेटल्ड हिस्से थे, यहां कोई विवाद नहीं था और ये सारे विवाद को जन्म दिया जा रहा है। इनफैक्ट हवा भी नहीं बल्कि बकायदा पैदा किया जा रहा है। इसीलिए कह रहा हूं कि इसकी शुरुआत की जा रही है। और अरुणाचल में तो समस्या है ही, बिल्कुल तो है। क्या ये चीन का जो आप कह रहे हैं कि किस तरफ जाता है, ये चीन का उकसाया हुआ नहीं है क्या? केपी ओली साहब एक वामपंथी हैं और उसमें कहीं कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी किसी भी फिलॉसफी को मान सकता है, लेकिन अपने देश के हितों को ध्यान में रखने की बजाय वो चीन के हितों को ध्यान में रख रहे हैं। मैं यही पूछना भी चाह रहा था, सवाल भी यही था और थोड़ा मैं चाहूंगा और इलैबोरेट आप इसे कर भी पाए कि आखिर क्या ऐसा हो गया। नेपाल की जब बात आती है तो मित्र देश की बात आती है, नेपाल मित्र देश, और क्या ऐसा हुआ कि वो अपने मित्र देश सबसे करीबी पड़ोसी से इतना तल्ख हो गया और चीन के बहकावे में आ रहा। अगर इसमें सच्चाई है तो वो चीन की तरफ झुकाओ क्या सिर्फ इसलिए है कि केपी ओली साहब वो वामपंथी विचारधारा को फॉलो करते हैं? देखिए, वो ऐतिहासिक संबंध जो हमारे थे सऊद नेपाल से, राजवंश से थे। हम लोग राजवंश का समर्थक भी करते थे क्योंकि आपके यहाँ जो भी है राजनीतिक व्यवस्था, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। अब उसके बाद वहां पर राजनीतिक जो चेंजेस हुई हैं, उन चेंजों के हवाले से बात सामने आई कि वहां वामपंथी अब एक बड़े राजनीतिक वर्ग के रूप में उभरे। उन्होंने राजशाही सत्ता को हटा दिया और अब वहां पर केपी ओली और प्रचंड दो बड़े नेता हैं। इन दोनों बड़े नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा था, लेकिन पिछले दिनों कुछ साल पहले की बात है, इन दोनों के दल आपस में मिल भी गए। अचानक कैसे मिल गए? चीन का एंगल, दोनों दल मिल गए। उसके बाद केपी ओली साहब को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया प्रचंड साहब ने और वो प्रधानमंत्री बन गए। जाहिर है कि इसके बाद प्रचंड जी का नंबर आएगा। ये दोनों नेता भारत से जुड़े हुए हैं, शिक्षा दीक्षा बहुत दिनों तक लालन पालन भारत में हुआ है, भारत के खिलाफ नहीं जाते थे। लेकिन 2015 के बाद हम देख रहे हैं खासतौर पर ये जो अर्थक्वेक आया और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन के बहाने वहां चीन घुसता है, जब घुसा बहुत से एड, बहुत से पैसे लगाए गए, तो क्या वहां पर हमसे कहीं चूक हो गई? अगर मैं आपको इवैल्यूएशन के लिए समझूं तो, क्योंकि बहुत सवाल प्रबल तरीके से इस वक्त देश में भी उठ रहा है कि क्या ऐसा हो गया, हमारी विदेश नीति में कहीं कोई चूक हो गई, या हमने मोमेंटम को नहीं समझा या समझ नहीं पाया, या हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि वो तो हमारा मित्र देश है, कभी नहीं जाएगा। क्या ऐसा हो गया जो ऐसी सिचुएशन पर आए? इस प्रश्न का जवाब हाँ में और ना में भी है। हाँ इसलिए कहूंगा कि आखिरकार वो हमारा मित्र था और अगर वहां कुछ ऐसे राजनीतिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो कि हमारे हितों के अगेंस्ट हैं, तो क्या हम उसके लिए सजग नहीं थे? पर वहीं दूसरी तरफ है, अगर कोई आमादा है, अगर कोई आमादा है तो आप क्या कर लेंगे? उसकी फितरत ही है डिस्टर्बेंस की। पिछले 15 दिनों में जब मैप का ये पूरा सिलसिला चला है, लगातार कोशिशें की गई हैं, बैक चैनल नेगोशिएशंस किए गए हैं और खुले तौर पर इसलिए नहीं कहा जाता है बहुत सी चीजों को क्योंकि रुसवाई हो जाएगी, किरकिरी हो जाएगी। भारत एक बड़ा देश है और ये कह दिया जाएगा कि भाई आप अपने छोटे पड़ोसियों से भी मित्रता नहीं रख रहे, दबा रहे हैं, उन्हें सप्रेस कर रहे हैं, बहुत सी बातें आ जाएंगी। बैक चैनल नेगोशिएशन करने की कोशिश की, लेकिन नेपाल से दिक्कत नहीं है सऊद, दिक्कत है वहां जो अभी नेतृत्व में बैठा वर्ग है उससे, और वो नेपाल की जनता को बरगला रहा है। वरना नेपाल की जनता जब देखिए जनता की बात आ रही है तो मैं इसी एंगल पर आना चाह रहा था कि वहां पर एक बहुत प्रोमिनेंट वॉइस इस वक्त नेपाल में है और हम ये देख रहे हैं कि जब एक तरफ संसद में ये बिल भारत के को कहीं ना कहीं जो भारत के एंगल से बहुत विपरीत टारगेट किया गया, उसी वक्त बड़े शहरों में नेपाल की जनता, उसका यूथ सड़कों पर था अपने सरकार के खिलाफ। काठमांडू में आज की बात बता रहा हूं आपको, काठमांडू में हजारों की संख्या में प्रदर्शन कल हुए, प्रदर्शन परसों हुआ, प्रदर्शन जब गुरुवार को पहले दिन लॉकडाउन खुला था उसके बाद से इतना जबरदस्त प्रदर्शन वहां। उसके अलावा आपको यह भी हम बताते चले कि लोग वहां पर इस बात से हैरान परेशान हैं कि केपी ओली साहब कर क्या रहे हैं, वो तो अपने लोगों की कोरोना की समस्या को भी दूर नहीं कर पा रहे हैं। प्रोमिनेंट वॉइस ये है वहां पर, और ये एंगल कितना ज्यादा तर्कसंगत है, कहां ये जा रहा है वहां पर जो इस वक्त वॉइस आ रही है सरकार के खिलाफ कि असल में कोरोना और जो देश में इस वक्त बेरोजगारी वगैरह की समस्याएं बहुत तेजी से उठ रही हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस सीमा विवाद को जन्म दिया जा रहा है। इसमें कितनी
देखिए, हकीकत यही है, नेपाल के पास बहुत सी समस्याएं हैं और डर इस बात का है कि कुछ पैसे दे करके, कुछ नेताओं को पैसे खिला करके, कुछ एड दे करके, कुछ लोन दे करके चीन कहीं ना कहीं वो इंपीरियलिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट उनकी जो नीति है विस्तारवादी, उसी को अंजाम दे रहा है। जैसे तिब्बत के साथ हुआ है, कहीं वैसा तो नेपाल के साथ नहीं हो जाएगा। ईश्वर न करे ऐसा हो, नेपाल के साथ ऐसा होगा तो हमारी सामरिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती भी होगा, क्योंकि हमारी देखिए बिहार के बॉर्डर तक नेपाल चीन की सीमाएं आ जाएंगी। लेकिन ऐसे ऑप्शंस को फिलहाल मैं बहुत दूर मानता हूं। तो कम से कम आज के पर्सपेक्टिव में जब इंटरनेशनल, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वहां के नेतृत्व को ये समझना पड़ेगा कि नेपाल एक स्वतंत्र मुल्क है, वो ब्रिटिश के काल में भी परातंत्र में नहीं था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपरोक्ष रूप से। एक उदाहरण है। और इस तरह की जो वहां पे बिल पारित हो रहे हैं, मुझे इस बात का बहुत दुख है और हम भारतवासियों को इस बात का बहुत दुख है कि उन्होंने अपने आप को एक ऐसी स्थिति में डाल लिया है जहां नेगोशिएशन की स्थिति को उन्होंने खत्म कर दिया। अभी के वक्त में आखिर में, क्योंकि देखिए समय का भी है, हमें लिख रहा है, आखिर में बस ये समझना चाहूंगा कि इंडो नेपाल जो रिलेशनशिप है वो आगे किस तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा जो स्टैंड है, हम भी अपनी बात रख रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं कि नेपाल क्लोज कर रहा है डोर या फिर नेगोशिएशंस खत्म कर रहा है। ऐसे में आगे क्या देख रहे हैं आप, एक चीज, और क्या करना चाहिए भारत को भी, कैसे डील करना चाहिए, और नेपाल को भी क्या ये नहीं समझना चाहिए कि मैं एक पपेट ना बनूं, कठपुतली ना बनूं, क्योंकि असल में यही हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही समझना चाहिए। और कुछ तथ्य देख लीजिए, 1900 किलोमीटर की सीमा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 98% सीमा पर कहीं कोई विवाद नहीं है। मात्र 2% 370 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जहां विवाद है। हमारे बहुत से प्रोजेक्ट नेपाल की मदद के लिए, नेपाल के रिकंस्ट्रक्शन के लिए नेपाल में फिलहाल चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो हमारा उस देश के साथ है वो बदस्तूर जारी रहेगा। ऐसा आश्वासन भारत की सरकार ने दिया है और बहुत से प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। आप जानते हैं नेपाल को राहत, बड़े भाई के तौर पर अपना जो वो इमेज है वो रखना होगा, वो हम करते रहते हैं और आगे भी जारी रहेंगे। बिल्कुल, लोगों के साथ संबंध हमारे कायम रहेंगे, क्योंकि हम अब नेपाल के लोगों के खिलाफ कहीं से भी नहीं और ना ही उनसे किसी तरह का कोई कल्पना भी सकती है, क्योंकि वो साझी संस्कृति का मामला है। पशुपति से तिरुपति जो है ना, वो लोगों के जहन में बसा है। लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब भगवान शिव के उस अबोर्ड पे लोगों को सुबुद्धि आए और भारत के साथ कहीं जो संबंधों में तलखी की कल्पना जो है उसे खत्म किया जाए, ऐसी उम्मीद है। मुझे नहीं लगता है कि भारत और नेपाल के संबंध इस कदर पहुंचेंगे कभी कि हमें उनके बारे में कुछ दूसरी तरह से सोचना पड़ेगा। ये केवल एक नेतृत्व जो आज की तारीख में है उसकी समस्या है, और इस नेतृत्व के कमजोर पड़ने के साथ ही समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और उम्मीद करते हैं कि ये समस्याएं जल्द से जल्द खत्म भी हो जाएं, और ऐसी जो उम्मीद है वो हर भारतीय करता है और हर नेपाली भी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजीव हमारे साथ जोड़ने के लिए, और ये जो तमाम आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए और इंपॉर्टेंट जो उसके फैक्ट्स बताए डेप्थ में जाकर, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद करते हैं कि जो ये डिटेल है, जो बातचीत है, वो आपके काम की होगी, आपको समझ आई होगी। अगर इसमें वीडियो में बताए गए फैक्ट्स और फिगर्स आपको पसंद आए, ये चर्चा अगर अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। कोरोना वायरस की कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या फिर इलेक्शंस की, आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर हो, इलेक्शंस की खबर हो, कोई भी कंट्रोवर्सी हो या फिर वायरल वीडियो, सब मिलेगा News 24 पर। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए News 24।